नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के पॉलिटी दिस वीक प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में पॉलिटी से जुड़ी हुई खबरों के प्रमुख टॉपिक्स पर, यानी कि जो खबरें पॉलिटी के विषय से जुड़ी हुई थी और उनमें पॉलिटी के विषय का कौन सा टॉपिक था जो कि बहुत महत्वपूर्ण था, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो बीते एक सप्ताह में जो भी ऐसी खबरें थी, महत्वपूर्ण खबरें, वो आज हमारी चर्चा में शामिल हैं और इसके साथ ही शामिल होंगे उन खबरों पर आधारित कुछ सवाल, और सवाल होंगे बहुविकल्पी। हर टॉपिक से एक सवाल होगा, यानी कि आपके लिए जितनी खबर उतने ही सवाल यहां पर आने वाले हैं। तो एक एक करके शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये जानने का कि आखिर इस हफ्ते यानी कि इस बीते एक सप्ताह में क्या कुछ रहा खास खबरों में। तो अपराजिता कानून, जो आपको पता है अभी काफी चर्चा में था, पश्चिम बंगाल में सामने आया है। फिर उसके बाद विदेशी अधिकरण, महिला आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट का ध्वज और ओपन जेल, ये सारी खबरें काफी चर्चा में थी। एक एक करके चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो पास हुआ है अपराजिता कानून, हम शॉर्ट में तो बोल देते हैं अपराजिता कानून, पूरा नाम है अपराजिता महिला एवं बाल पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन विधेयक 2024। अब यह विधेयक जो है विधानसभा में पारित हो चुका है। हालांकि आगे कुछ पेच है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब यहां पे चलिए इस कानून के बारे में शुरू से समझिए, मामला है क्या। अभी आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में दुष्कर्म की एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से सारे देश में यह चिंता की तरह बात फैली कि आखिर महिला सुरक्षा के लिए क्या और प्रावधान होने चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल ने कानून को और कड़ा करने का प्रयास किया, यानी कि दुष्कर्म को लेकर के जो भी कानून बना हुआ है, जो उसमें दंड का विधान है, उसे और मजबूत करने का प्रयास किया पश्चिम बंगाल सरकार ने इस कानून के माध्यम से। इसीलिए क्या कहा गया है, संशोधन विधेयक 2024। तो संशोधन कहां पे हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले उद्देश्य समझिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है इसका उद्देश्य। विधेयक जो है वह नाम आपको ध्यान रहना चाहिए कि आखिर इसका नाम क्या है। तो अपराजिता महिला एवं बाल पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2024। अब देखिए यहां पे भारतीय न्याय संहिता जो है BNS, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, जो अभी अस्तित्व में है, उस भारतीय न्याय संहिता में दंड को लेकर के जो प्रावधान हैं दुष्कर्म से जुड़े हुए मामलों में, उनमें बदलाव किया गया है। यानी कि वो जो प्रावधान लागू होते हैं भारतीय न्याय संहिता के, जब वो पश्चिम बंगाल में लागू होंगे, यानी कि पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ कोई मामला होगा और भारतीय न्याय संहिता के उस कानून की जगह पश्चिम बंगाल का यह कानून लागू हो सजा के लिए, यह प्रावधान, यह संशोधन इसी वजह से आया है। तो अब यहां पर जो यह भारतीय न्याय संहिता में बदलाव किया जा रहा है पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, उन 3 बिंदुओं पर किया जा रहा है। यानी कि विभिन्न अपराधों के लिए सजा में बढ़ोतरी की जाए, उसके अलावा शीघ्र जांच, यानी कि 21 दिनों में जांच को खत्म करने का प्रावधान हो, और त्वरित हो कि जल्द से जल्द निर्णय मिले। यानी कि यही 3 समस्याएं रहती हैं कि यहां पे क्या होता है कि सजा जो है वो ज्यादा हो, जिससे एक डर हो लोगों में, एक समझ आए कि यह कितना गलत है। उसके बाद देखिए कि जांच जल्दी हो और उसके बाद तुरंत निर्णय आ सके, ये सारी बातें। और जांच जल्दी होगी, निर्णय फिर तुरंत आएगा भी आएगा, तो आपस में जुड़ा हुआ भी दिखता है। तो ये 3 घटक हैं जिसकी वजह से भारतीय न्याय संहिता में देखिए संशोधन हुआ। अब देखिए भारत में कहीं भी अपराध कोई करेगा तो उस अपराध से संबंधित जो भी उसको सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय निर्णय जब सुनाएगा, तो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत ही उसे सजा मिलेगी, जो संहिता में लिखा हुआ है। तो हर राज्य में वो लागू होती है। लेकिन राज्य सरकार जब कोई कानून बना लेती है और उस पर राष्ट्रपति की सहमति उसे मिल जाती है दंड को लेकर के, कि वह चाहती है कि इस मामले में इस प्रकार का, और राष्ट्रपति अगर स्वीकृति दे देता है तो उस राज्य में वह कानून दंड को लेकर लागू हो जाता है, लेकिन वो स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति की। तो चलिए अब यहां पे प्रावधान चलिए एक एक करके देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा देखिए 64, 66, 70, 1, 71 और 72, 2, 73, 124, 1 और 124, 2, ये वो जगह है जहां पे प्रावधान में संशोधन हुआ। अब देखिए ये सारे के सारे प्रावधान किससे संबंधित हैं? दुष्कर्म से, दुष्कर्म के साथ साथ हत्या से, सामूहिक दुष्कर्म से, या फिर ऐसा कई बार अगर कोई करता है या पीड़ित की कोई पहचान उजागर करता है, और तेजाब हमला कर चोट पहुंचाने आदि के लिए सजा से संबंधित है। तो आप देखें तो एक ही विषय के इर्द गिर्द ये सारे मामले दिखाई देते हैं। यहां पर बदलाव क्या क्या किया गया है, देखिए पश्चिम बंगाल की सरकार जो विधेयक लेके आई, जिसे उसने पारित किया, उसने जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 है, वहां पे देखिए क्या सजा का प्रावधान था, और अब वो चाहती कि बंगाल में क्या हो, वो क्या है कि दुष्कर्म के दोषी को कम से कम 10 साल की कठोर कारावास और यह आजीवन कारावास तक हो सकती है। यह इस धारा 64 में पहले से था,
अब इसमें क्या कर दिया गया है कि बंगाल में कि जेल की अवधि को उस व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन के शेष समय तक और जुर्माना साथ में और या फिर मृत्यु तक, यहां पे देखिए मृत्यु दंड तक की बात आ गई है। जबकि पहले क्या था कि आजीवन कारावास अधिकतम था, किसमें 64 में, लेकिन अब बंगाल सरकार क्या चाहती है कि जीवन के शेष समय तक और जुर्माना या फिर मृत्यु तक की सजा को बढ़ोतरी इसमें 64 में संशोधन करके उसने किया है। फिर उसके बाद देखिए धारा 66 है, दुष्कर्म की वजह से पीड़िता की अगर मृत्यु हो जो या उसे कोमा ले जाने पर कठोर सजा 20 साल जेल, आजीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान है। अब पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है, सीधे सीधे इसकी सजा क्या होगी, मृत्यु दंड होगी, ये स्पष्ट कर दिया है। मतलब कि ऐसा नहीं कि आजीवन कारावास भी हो सकता है, मृत्यु दंड होगी धारा 66 के अंतर्गत अगर कोई दुष्कर्म की वजह से पीड़िता की मृत्यु हो जाती है। अब उसके बाद देखिए और क्या परिवर्तन, भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 में 20 साल की जेल की सजा है सामूहिक दुष्कर्म के मामले में, लेकिन बंगाल सरकार ने क्या किया, यहां पे 20 साल की जगह आजीवन कारावास और मौत की सजा। फिर उसके बाद यौन हिंसा की शिकार महिला की अगर पहचान कोई सार्वजनिक करता है तो 2 साल तक की जेल की जगह जेल का प्रावधान है, भारतीय न्याय संहिता में अभी भी है। लेकिन पश्चिम बंगाल ने बोला कि हमारे राज्य में यह होगी 3 साल से 5 साल के बीच, 30 से 5 में कुछ भी हो सकता है। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में कितनी है, यह कम है, 2 साल की है। और भारतीय न्याय संहिता भी लागू, यानी कि पूरे भारत में 2 साल ही रहेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल यह कानून लेके आ रहा है, तो पश्चिम बंगाल में यह कानून जो बदलाव लेके आ रहा है वो वहां के लिए लागू है। अब यहां पे देखिए पास्को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत बाल शोषण के मामलों में सजा को भी सख्त किया गया है। अब यहां पे देखिए जो मामले होते हैं बाल शोषण के मामले, वहां पर भी कानून में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, यानी कि जो दंड है उसको बढ़ाया गया है। फिर यहाँ पे उसकी जांच के लिए टास्क फोर्स के गठन का प्रावधान। अब मान लीजिए कि कहीं पे यौन हिंसा होती है तो उसके लिए एक तो विशेष अदालत तो चाहिए ही चाहिए। विशेष अदालत का मतलब क्या है कि जहां पे त्वरित जांच के बाद त्वरित निर्णय हो सके। लेकिन जांच कैसे होगी, टास्क फोर्स उसमें जांच करेगा। तो टास्क फोर्स का काम रहेगा त्वरित जांच और त्वरित निर्णय, विशेष अदालत, और यौन हिंसा के मामलों में यही होगा। ठीक है। अब यहां पे देखिए विधेयक में दुष्कर्म के 16 वर्ष से कम उम्र के दोषियों की सजा से संबंधित अधिनियम की धारा 65(1), 12 वर्ष से कम उम्र के दोषियों की सजा से संबंधित अधिनियम की धारा 65(2) और 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों की सजा से संबंधित अधिनियम की धारा 70(2) को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। देखिए अलग अलग स्थिति में जो उम्र की बात कही गई थी उसको हटा दिया गया है, यानी कि उम्र की कोई परवाह नहीं होगी। जब जो सजा निर्धारित कर दी गई है तो सजा सार्वभौमिक हो गई है। जो उम्र की सीमा ये अलग अलग 16 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष देख रहे हैं वो हटा दिया गया है इन अपराधों के मामले में। फिर उसके बाद देखिए अब चूंकि बंगाल सरकार इस कठोर सजा के साथ आई है कि यानी कि भारतीय न्याय संहिता में जो कानून में सजा है उससे भी बढ़ा करके यह लेकर आई है, तब चूंकि सिर्फ यह पश्चिम बंगाल में कानून लागू होगा तो पश्चिम बंगाल में कानून लागू करने के लिए इसे राष्ट्रपति से सहमति लेनी होगी। जब तक राष्ट्रपति सहमति नहीं दे देंगे यह विधानसभा में लागू होने के बाद भी, यानी विधानसभा में पारित होने के बाद भी लागू नहीं हो पाएगा, यानी कि राज्यपाल को इसको राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ेगा। अब देखिए आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र पहले भी इसी तरह के कानून जो सजा में कठोरता लाने वाले हैं वह अपने यहां से अपने विधानसभा से पास कर चुकी है और राष्ट्रपति के पास वो जा चुके हैं, लेकिन अभी उसमें सहमति नहीं प्राप्त हुई है। तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ ये पेच अभी बना हुआ है और यह स्थिति अब बंगाल के साथ कब तक रहती है ये देखने वाली बात होगी। देखिए कुछ संबंधित कानून जो दुष्कर्म से जुड़े हुए हैं वो जान लीजिए। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013, यहां पे देखिए बलात्कार के लिए जो न्यूनतम सजा थी 7 साल से बढ़ा करके 10 साल कर दिया गया और अगर पीड़िता की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने पर सजा को 20 वर्ष तक करने का प्रावधान हुआ था आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 में। फिर उसके बाद देखिए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 पॉस्को, यहां पे क्या है, यदि बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाना है तो उसके लिए यह कानून लाया गया और उसमें यह कहा गया कि अधिनियम ने सहमति की उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी और 2012 तक 16 वर्ष और 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए सभी यौन गतिविधियों को अपराध घोषित कर दिया। मतलब उम्र की सीमा जो है वह जो थी देखिए कर दिया गया 2012 तक 16 वर्ष, फिर 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, परिवर्तन हुआ। फिर उसके बाद किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015, यहां पे क्या हुआ 16 से 18 जो आयु वर्ग है उसके लिए क्या कर दिया गया कि वयस्कों के रूप में उनके ऊपर ही मुकदमा चलाया जाएगा। जो मुकदमे वयस्कों में चलाए जाते हैं 16 से 18 आयु वर्ग के वालों में भी
वही मुकदमा चलाया जाएगा, उसी तरह से बड़ों की तरह जैसे चलाया जाता है, यानी कि 18 से ऊपर वालों में। अब देखिए विदेशी अधिकरण, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, FT। अब ये विदेशी अधिकरण क्या है? हमने बहुत सारे अधिकरण देखे हैं। एक हरित न्यायाधिकरण जो है हम हमेशा सुनते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो यह भी ट्रिब्यूनल है, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल। तो ये है क्या विदेशी अधिकरण, ये समझते हैं। देखिए अभी क्या हुआ कि असम में 28 लोगों को डिटेंशन सेंटर भेजा गया है। तो डिटेंशन सेंटर वो किसके कहने पर भेजा गया है? डिटेंशन सेंटर भेजा गया है विदेशी अधिकरण के कहने पर। डिटेंशन सेंटर में कौन लोग रहते हैं? वे विदेशी लोग जो वैध तरीके से भारत में नहीं रह रहे हैं, यानी कि भारत के नागरिक नहीं हैं, वैध तरीके से भारत में नहीं रह रहे हैं। और यह बात जब जाहिर होती है, जांच होती है और यह स्पष्ट होता है कि वो गलत तरीके से रह रहे हैं, तो विदेशी अधिकरण के पास अधिकार होता है उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजने का। तो असम में विदेशी अधिकरण है, जिसकी वजह से ही असम में ही वहां पर डिटेंशन सेंटर है जहां पर विदेशियों को भेजा गया है जो गैर तरीके से भारत में रह रहे थे। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था और यह कहा था इस मामले में, डिटेंशन सेंटर के मामले में, कि आप उन लोगों को मत पकड़िए जो 2014 से पहले के लोग हैं, ऐसे लोग जिन्हें अभी जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का आया था, जिसमें जिन लोगों को लाभ दिया गया है नागरिकता के लिए, उन लोगों के मामलों में उस कानून को, यानी कि चूंकि वह कानून आ चुका है तो उस कानून का फायदा यहां पर भी मिले कि 2014 से पहले वाले लोगों को यहां पर डिटेंशन सेंटर ना भेजा जाए, जिन्हें लाभ दिया जा रहा है किसके तहत? 2019 के नागरिकता अधिनियम के तहत। तो यहां पे देखिए कौन लोग जाएंगे? जो बाकी लोग बचे हैं 2014 के बाद वाले, तो सभी लोग जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब ये पता कैसे चलेगा, जांच कैसे होगी? जैसे मान लीजिए दो तरीके हो सकते हैं, या तो बॉर्डर पुलिस वो बता सकती है, या तो जो मतदाता सूची उनकी बनती है उस दौरान अगर उन पर शंका होती है तो उस आधार पर तय होता है कि इनकी जांच होनी चाहिए। और इन दो आधारों पर ही यह विदेशी अधिकरण जांच करते हैं कि यह व्यक्ति अवैध तरीके से तो नहीं रह रहा है, और फिर उसके बाद डिटेंशन सेंटर अगर भेजना होगा तो भेजा जाए। हालांकि मौका मिलता है उसे अपनी बात रखने का। तो इस बात को एक बार जरा ध्यान से देख लीजिए कि विदेशी अधिकरण है क्या? अर्धन्यायिक निकाय है। गठन कैसे होता है? केंद्र सरकार द्वारा विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 की धारा 3 के अंतर्गत विदेशी विषयक अधिकरण आदेश 1964 के माध्यम से। उद्देश्य साफ है कि किसी राज्य में स्थानीय प्राधिकारियों को किसी संदिग्ध विदेशी व्यक्ति को अधिकरण के पास भेजने की अनुमति प्रदान करता है। अब यहां पे देखिए गृह मंत्रालय ने स्थापना की और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला मजिस्ट्रेटों को अधिकरण स्थापित करने का अधिकार भी प्रदान किया। लेकिन अभी किस राज्य में हम बात कर रहे हैं विदेशी अधिकरण है? तो वह असम में है। अभी असम में ही विदेशी प्राधिकरण है, अधिकरण है, यानी कि ट्रिब्यूनल है। और यह अर्धन्यायिक निकाय है। अर्धन्यायिक का मतलब क्या होता है? न्यायालय की तरह इसमें न्यायिक शक्तियां तो हैं, लेकिन ये न्यायालय नहीं है। तो अर्धन्यायिक और न्यायिक दोनों अलग अलग चीज हो गई। कुछ शक्तियां हैं, सीमित शक्तियां हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। और अब न्यायाधिकरण और न्यायालय में क्या अंतर होता है ये भी तो पता रहे, तभी तो पता चलेगा कि अगर ये अर्धन्यायिक निकाय है, न्यायाधिकरण है, तो इसके पास न्यायालय से भिन्न क्या है वो भी समझना पड़ेगा। चलिए वो भी देखते हैं। उसके पहले ये देखिए कि मामलों के प्रकार कैसे सामने आते हैं। जैसे मैंने आपसे बताया था, दो तरह से हो सकते हैं। या तो सीमा पुलिस द्वारा यह तय किया जाए, यह मामला जो है जांच का विषय है, यह व्यक्ति जांच का विषय है। या तो मतदाता सूची में कहीं पे अगर दिखाई देता है कोई डाउटफुल है, शंकास्पद है, तो मतदाता के रूप में उसके आगे डी लगा रहेगा, यानी कि शंकास्पद है। और दोनों स्थितियों में जांच हो सकती है। और निर्वाचन आयोग ऐसी स्थिति में अगर मतदाता सूची बनी है तो वह जांच के लिए भेज सकता है उस व्यक्ति का नाम, कहां पे? फॉरेन ट्रिब्यूनल में। अब देखिए, अब यहां पर देखिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है। अब देखिए संरचना है क्या है? प्रत्येक एफटी की अध्यक्षता न्यायाधीश करेंगे, क्योंकि अर्धन्यायिक संस्था है तो वहां पर भी न्यायाधीश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अधिवक्ता रहेंगे या न्यायिक अनुभव वाले जो लोग रहेंगे, सिविल सेवक रहेंगे, उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। अब यहां पे देखिए ये जो शामिल किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा? विदेशी अधिकरण अधिनियम 1941 और विदेशी विषयक अधिकरण के आदेश 1964 के तहत जो भी प्रक्रिया है, विधि है, विधि के अनुसार ही इन्हें शामिल किया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ये काम किस तरह से करते हैं, उसके लिए पूरा प्रोसेस है। जैसे कि कुछ विशिष्ट मामलों में सिविल न्यायालय की शक्तियां जैसे इनके पास प्राप्त हैं, हमने बताया था। और देखिए न्यायाधिकरण किसी खास मकसद से स्थापित किए जाते हैं। जैसे विदेशी यह न्यायीकरण है, न्यायाधिकरण है, तो विदेशी न्यायाधिकरण में क्या कर रहा है? इसके पास मामला है विदेशियों की पहचान करना, जो अवैध है उसे डिटेंशन सेंटर भेज देना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उस राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है, उसका काम क्या है? वह
पर्यावरण की स्वच्छता पर ध्यान देता है, तो उसके अपने लक्ष्य हैं, वह देखता है कौन पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, उसके खिलाफ जुर्माना लगाता है, उसको सजा सुनाता है, तो उसके अलग लक्ष्य हैं। उन लक्ष्यों के साथ में उसके पास सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं। तो मान लीजिए किसी को पेश होने के लिए कहा जाता है कि आप जांच के लिए आ जाइए, फिर जांच होने के लिए 60 दिन के अंदर उसका निपटारा होता है। तो क्या होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर अगर यह डाउट हुआ कि वह व्यक्ति वैध तरीके से नहीं रह रहा है, तो उस संबद्ध व्यक्ति को ही साबित करना होगा कि वह विदेशी नहीं है। फिर उसके बाद यदि व्यक्ति नागरिकता कोई सबूत देने में विफल रहता है तो क्या होगा, तो एफटी उसे बाद में निर्वासन के लिए डिटेंशन सेंटर भेज सकती है, जैसे अभी हाल ही में 28 लोगों को भेजा गया है। फिर यहां पे मान लीजिए क्या अगर किसी के खिलाफ फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने यह कह दिया है कि यह व्यक्ति डिटेंशन सेंटर में जाना चाहिए, तो क्या उसे सीधे ले जाया जाएगा? नहीं, उसे अपील करने का मौका मिलेगा। वह पहली बार तो समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है वहीं पर उसी ट्रिब्यूनल में। 30 दिन के अंदर वह अप्लाई अगर कर देता है जांच के लिए तो ठीक है, मौका उसे 30 दिन का मिलेगा, यानी कि निर्णय हुआ है उसके 30 दिन के अंदर उसे दोबारा से समीक्षा के लिए आवेदन करना होगा। और उसके अलावा वह चाहे तो आगे चल के उच्च न्यायालय और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय तक भी जा सकता है। इस मामले में ये बात स्पष्ट है, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में जाने के पहले उसी ट्रिब्यूनल में उसे एक बार समीक्षा के लिए भी आवेदन देना पड़ेगा। स्पष्ट है? चलिए, अब असम की सीमा पुलिस की क्या भूमिका है? असम की सीमा पुलिस की भूमिका देखिए, मैंने आपसे कहा था 2 तरीके हैं, मतदाता सूची के माध्यम से निर्वाचन आयोग देखता है या तो सीमा पुलिस भी देखती है। तो असम में सीमा पुलिस बहुत पहले से अस्तित्व में है। असम जो पुलिस है, सीमा संगठन की स्थापना वर्ष 1962 में हुई थी। अब देखिए, पाकिस्तानी घुसपैठ को रोकने के लिए, पाकिस्तानी घुसपैठ क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 1962 में जब स्थापना हुई थी तब बांग्लादेश नहीं था, तब पूर्वी पाकिस्तान था। तो असम पुलिस सीमा संगठन का काम यही था घुसपैठ को रोकना। अब देखिए 1974 में इसे एक स्वतंत्र इकाई बना दिया गया और आज इसी का सहारा लिया जाता है ऐसे व्यक्तियों को पहचान करने में, ठीक है। इस इकाई के सदस्यों को अवैध विदेशियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने तथा सीमा सुरक्षा बल के साथ भारत बांग्लादेश सीमा पर गश्त का कार्य सौंपा जाता है। तो कार्य स्पष्ट है। तो इसके बारे में थोड़ा पता रहे कि असम पुलिस सीमा संगठन है क्या, इसका काम क्या है, कब अस्तित्व में आई। अब यहाँ पे एक बात थोड़ी सी जान के रखिएगा कि वर्ष 2014 से पहले अवैध रूप से जो भारत में प्रवेश करने वाले गैर मुस्लिम प्रवासी के मामले थे, जो विदेशी अधिकरणों को अग्रेषित ना करें, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग बात कही थी कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि 2019 का जो संशोधन अधिनियम आया था नागरिकता का, उसके आधार पर चूंकि यह बात स्पष्ट करनी जरूरी है कि वह एक अधिनियम आ गया है तो वह अधिनियम लागू हो यहां पर भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2014 से पहले जो भी गैर मुस्लिम प्रवासी हैं जो भारत में रह रहे हैं, उनको डिटेंशन सेंटर ना भेजे विदेशी अधिकरण, या विदेशी अधिकरण तक वह मामला ना जाए तो बेहतर रहेगा, अगर 2014 से पुराना मामला है, गैर मुस्लिम का है तो। स्पष्ट है? चलिए, अब थोड़ा सा न्यायालय और अधिकरण पे अंतर समझ लीजिए कि न्यायालय जो होता है पारंपरिक जो न्यायिक प्रक्रिया है, हमने देखा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उस तरह से यह न्यायिक शक्ति में हम जो पृथक्करण का सिद्धांत देखते हैं, तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका उसमें अपने आप में एक प्रमुख स्तंभ है। फिर उसके बाद देखें अगर हम अधिकरण की, तो अधिकरण क्या है? एक प्रशासनिक जो कह सकते हैं होता है, और इसकी खास बात होती है कि ऐसी एजेंसी है जो विधि के द्वारा बनाई गई है। न्यायपालिका तो बन गई एक बार, लेकिन ये किसी खास विषय पर बनाई जाती है। न्यायपालिका के पास सारे विषय मौजूद हैं, इसके पास कुछ खास विषय ही आएंगे। अब यहां पे देखिए, यहां पे नागरिक प्रकृति के सभी मुकदमे यहां पे आ जाएंगे, लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे विशेष मामले आएंगे जिस मामले के लिए उसे बनाया गया है, ठीक है। फिर यहां पे देखिए, यह नियमों का पालन करती है, साक्ष्य का पालन करती है, प्रक्रिया का पालन करती है न्यायालय, लेकिन अधिकरण क्या करते हैं? प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत देखते हैं। वो ये समझने का प्रयास करते हैं कि क्या करना, यहां पे क्या निर्णय लेना ठीक रहेगा, क्या निर्णय लेना ठीक नहीं रहेगा, और अगर ठीक रहेगा कुछ निर्णय लेना, भले वो कानून उसके लिए कहीं बना नहीं है, तो वो निर्णय भी ये ले सकते हैं। ये स्पष्ट, बस वो गलत नहीं हो, अनुचित ना हो। चलिए, अब उसके बाद ओपन जेल पर चर्चा करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से ओपन जेल को लेकर के वो क्या व्यवस्था करके रखे हैं, क्या प्रावधान उनके राज्यों में है, इसकी जानकारी मांगी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी मांगी है तो राज्यों को देनी होगी कि उनके राज्यों में ओपन जेल को लेकर के क्या व्यवस्था है, क्या नियम है, क्या प्रावधान है, क्या प्रक्रिया है। लेकिन ऐसे में हमें यह तो जानना पड़ेगा ना कि आखिर ओपन जेल है क्या। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम।
अमूमन क्या होता है, जो जेल होती है उसमें बाड़े लगे रहते हैं, ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं और वहां पे कैदियों को एक प्रॉपर कैदी की ही तरह रखा जाता है। जैसे हम कैदी नाम से समझ में आता है कि कोई व्यक्ति कैद में है। ओपन जेल में वह महसूस नहीं होता, बहुत हद तक, एक हद तक महसूस नहीं होता कि वह कैद में है, क्योंकि उसे छूट भी होती है। जैसे उसे काम करने के लिए जेल से बाहर जाने की अनुमति होती है, ऊंची ऊंची दीवारें नहीं होती हैं। यह व्यवस्था बनाई जाती है कि इसे भागने की जरूरत नहीं है, इसे बाहर निकलने का मौका मिलेगा, जैसे काम करने के लिए मिलेगा। यानी कि समाज से सीधे किसी को कट नहीं किया जाएगा, इसे समाज में बीच बीच में जाने का मौका मिलेगा काम के माध्यम से। इसके अलावा उसमें प्रयास यह रहता है कि इस व्यक्ति को समाज से जोड़ करके इसके मन में यह चीज डाली जाए कि अब ये दोबारा अपराध न करे, यह सुधार करे अपने अंदर। तो उसके अलावा चूंकि जेलों की परिस्थितियां बहुत खराब हो रही थी, पिछले कुछ दशकों में बहुत ज्यादा खराब हुई हैं, और आजादी के पहले से ही यह मामला सबके सामने था दुनिया में कि जेल जो है बहुत ही अमानवीय किस्म की होती है, तो उन्हें थोड़ा मानवीय बनाने का प्रयास किया जाए। तो ये मानवीय एक प्रयास है जो ओपन जेल जिसे हम कहते हैं। तो ओपन जेल में सबसे पहले तो इसकी परिभाषा क्या है, ओपन जेल क्या होती है, सेमी ओपन भी कहीं कहीं पे होती है, ओपन भी। तो सुधारात्मक सुविधाएं यहाँ पे होती हैं, जो पारंपरिक, जो ऊंची दीवारें हैं, कंटेनर जो तार होते हैं, जो सशस्त्र गार्ड जेल के चारों तरफ रहते हैं, वो सब लगे रहते हैं। समझ में आइए कि सेंट्रल जेल टाइप में कोई जेल है जहां से कोई नहीं निकल सकता। फिर उसके बाद देखिए, लेकिन ये ओपन जेल में ये सब कुछ नहीं रहेगा, कोई सशस्त्र गार्ड नहीं है, चारों तरफ घेर के नहीं बैठा है, बंदूक लेके नहीं खड़ा है। ये जेलें कैदियों के आत्म अनुशासन और सामुदायिक सहभागिता पर आधारित होती हैं, न्याय के सुधारात्मक सिद्धांत पर आधारित होती हैं। कैदियों को केवल दंडित करने के अतिरिक्त उनके पुनर्वास पर ध्यान दिया जाता है। कैदियों का पुनर्वास हो सके, जैसे उन्हें काम की सुविधा मिलेगी, तो सीधी सी बात है पुनर्वास की सुविधा मिल हो रही है। न्याय के सुधारात्मक सिद्धांत के तहत काम करता है कि उनमें सुधार हो सके, मानवीय रूप से उन्हें दंड मिले। फिर उसके बाद देखिए, सामुदायिक सहभागिता और कैदियों के आत्म अनुशासन, मतलब किसी को सजा मिली है तो उसको लिए दरवाजे अगर खुले हैं, दीवारें बहुत ऊंची नहीं है, तो अब ये उसके अंदर देखना है, या उसको देखा जा रहा है कि अब तुम देखो, तुम्हें मौका तो है भागने का, लेकिन सजा पूरी करो और समाज में वापस जाके फिर रहो, तो वो उसको मौका मिलता है। तो ऐसे हर किसी को नहीं मिल जाता है। हर राज्य ने अपने अपने इसमें क्राइटेरिया बनाए, जैसे दोनों तरह की जेलें लगभग कई राज्यों में मिल जाएंगी। लेकिन क्या हर किसी को ओपन जेल में भेजा जा रहा है? हर किसी को ओपन जेल में नहीं भेजा जा रहा है। उसके पीछे की वजह यह है कि मान लीजिए कोई भागने की फिराक में बैठा है, बहुत बड़ा उसने क्राइम किया है, मर्डर किया है या दुष्कर्म का केस है, तो ऐसे में अगर उसको जेल होती है तब तो फिर उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं ओपन जेल में। तो जो उसके खिलाफ मामला क्या है, उसके खिलाफ अपराध क्या है, उसे किस लिए दंडित किया गया है, अब वह क्या करता है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका लोगों से बर्ताव कैसा है, इन बहुत सारे आधारों के आधार पर राज्य सरकारें अलग अलग जगह पर तय करती हैं, अपने अलग अलग नियम बनाती है कि हमें किसे ओपन जेल में भेजना है, किसे नहीं भेजना है। कहीं कहीं पे तो ऐसा होता है, कई राज्यों ने क्या किया है कि इतने साल तक किसी ने अगर जेल में बिता लिए हैं, सामान्य जेल में, जो नॉर्मल जेल होती हैं, वहां पे 5 साल बिताने के बाद उसका क्या रिकॉर्ड रहा है वो ट्रैक करके फिर देखा जाता है, अगर इसे अब आगे के लिए ओपन जेल भेजा जा सकता है तो भेज देंगे। तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग आधार हैं। पहली बार अगर देखा जाए तो यह 1905 में अस्तित्व में देखने को मिलता है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, भारत में अगर हम बात करें, और आजादी के बाद लखनऊ में 1949 में, और बड़े बड़े काम किए हैं। चंद्रप्रभा बांध जो है वो कैदियों के द्वारा बनवाया गया एक पहला बांध है, या एक पहला बड़ा काम है जो कैदियों के द्वारा कराया गया था, यानी कि जो मजदूर थे वहां पे वो सारे कैदी ही थे। अब यहाँ पे देखिए कुछ विशेषताएं क्या होती हैं। जैसे मैंने आपसे बताया था कि कैदियों को कुछ घंटों के दौरान जेल से बाहर जाने की अनुमति होती है, लेकिन अनुमति जो होगी वो क्या होगी, मुख्य रूप से काम के लिए होती है। हालांकि इससे परिवार का जो उनका भरण पोषण वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ मिलता भी है अगर वो काम कर रहे हैं तो। फिर उसके बाद देखिए, राजस्थान ओपन एयर कैंप नियम 1972 में देखिए क्या था, बिना दीवार, तलाक और तालों वाली जो जेल होगी वो होगी ओपन जेल। मतलब ओपन जेल की परिभाषा राजस्थान ने अपने यहाँ क्या बताई है ये देख लीजिए कि यहाँ दीवार नहीं है, सलाखें नहीं है और ताले नहीं है। ये ओपन जेल की परिभाषा राजस्थान में, अलग अलग जगह पे अलग अलग है। मैंने बताया ना, आधार बहुत सारे बन गए हैं, लेकिन जो मोटा मोटा एक क्राइटेरिया, एक बड़ा सर्कल है ओपन जेल का, मतलब अब उसके अंदर लोगों ने अपने अपने सर्कल बना लिए हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए ओपन जेल के प्रकार जो है, एक तो सेमी ओपन है, प्रशिक्षण संस्थान है। ये जो होते हैं ये पूरी तरह से नहीं खुले होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं। एक ओपन होता है, यहाँ पे सार्वजनिक कार्य और व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि भी दिया जाता है। एक ओपन कॉलोनियां होती हैं, यहाँ परिवार के सदस्यों को रोजगार और आत्मनिर्भर के अवसर प्रदान करते हुए कैदियों के साथ रहने की अनुमति होती है। अब देखिए
ओपन कॉलोनी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, यहाँ परिवार के सदस्य भी रह रहे हैं और साथ में रहने का एक मौका मिलता है। ओपन जेल अलग है, उसी को और विस्तार दिया तो ओपन जेल की जगह ओपन कॉलोनी भी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पात्रता की बात जो मैंने आपसे कही थी, राज्य का कानून उन कैदियों की पात्रता मानदंड को परिभाषित करता है। हर राज्य के हिसाब से कुछ अलग अलग देखने को मिल जाएगा। खुली हवा वाली जेल के लिए पात्र कैदी को दोषी करार दिया जाना चाहिए। देखिए मान लीजिए कि जो पात्र है वह उसमें अच्छा आचरण है कि नहीं है, नियंत्रित जेल में कम से कम 5 वर्ष का उसने समय बिताया कि नहीं है, जैसा राजस्थान में मैंने आपको बताया कि मामला है भी कि 5 वर्ष गुजार लेगा नियंत्रित जेल में तो फिर ओपन जेल उसे भेजा जा सकता है, लेकिन आचरण भी उसका साथ में देखते हैं कि अच्छा है कि नहीं है। पश्चिम बंगाल में जेल और पुलिस अधिकारियों की एक समिति अच्छे आचरण वाले कैदियों को चयन करती है। पश्चिम बंगाल में क्या है कि पूरी समिति ही बनी है, वो यही देख रही कि कौन सा कैदी क्या कर रहा है, उसका क्या बिहेवियर है, उसका क्या पैटर्न है बिहेव करने का, वो सब देखा जाता है। कानूनी ढांचा इसमें देखिए, जेलों और कैदियों का उल्लेख भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में है, यहाँ पे सूची 2 में है ना, तो राज्य सूची में प्रविष्ट संख्या 4 में किया गया, अतः यह राज्य का विषय है। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे कि अगर कैदियों के बारे में राज्य डिसाइड कर रहा है, नियम राज्य बना रहा है, ओपन जेल में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा राज्य बना रहा है, ओपन जेल का प्रावधान कैसा होगा, परिभाषा क्या होगी, राज्य बना रहा है, कैदियों के बारे में अगर वह समीक्षा खुद कर रहा है तो कैसे हो रहा है? यह हो रहा है इसी वजह से क्योंकि यह राज्य सूची का विषय है। ठीक है, अब ये मुख्य बातें हो गई। इसके अलावा जेल से संबंधित यहाँ पे जो कानून है उनकी बात हो गई कि इनका पालन करना आवश्यक है। अब देख लेते हैं लाभ और हानि क्या है ओपन जेल को लेकर के। हम कुछ संदर्भों में देखेंगे, जैसे लागत दक्षता को देख लें तो लाभ क्या है, बंद जेलों की तुलना में ओपन जेलों में परिचालन लागत में काफी कमी आती है क्योंकि वहां पे सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सारे खर्च नहीं करने पड़ते हैं ओपन जेल में। हानि क्या है, ओपन जेलों में आधुनिकीकरण की कमी और धन अपर्याप्त है, लेकिन उसे ओपन जेल को मॉडर्न भी बनाना पड़ेगा, आधुनिक बनाना पड़ेगा, तो उसे बस दीवार की तरह नहीं बनाना है, तो वहां पे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए अधिक भीड़ भाड़ वाली बात जो की जाए अगर, तो बंद जेलों में भीड़ भाड़ को कम करने में सहायता करेगी ओपन जेल। जो कुछ लोगों को वहां से हटा के यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगी तो सीधी बात है संख्या कम होगी। फिर उसके बाद देखिए हानि क्या है, जागरूकता और स्वीकार्यता की कमी के कारण मौजूदा ओपन जेलों का कम उपयोग हो रहा है। मतलब जो ओपन जेल है वहां पे उतना उसका अच्छे तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है जितनी अभी वो है भी, जबकि किया जा सकता है। फिर मनोवैज्ञानिक प्रभाव, कैदियों के मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है ओपन जेल में, समाज से वो कट नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, जेल के माहौल में उनका जो दिमाग है कैसे डेवलप हो रहा है, कोई एक बार कैद में गया या जेल में गया, एक बार उसने कोई क्राइम किया, बीच में 1 साल के लिए 2 साल के लिए गया, अब मान लीजिए कि वो ऐसे माहौल में जहां हर कोई कैदी है, वहां पे वो अपने अपने थॉट शेयर कर रहे हैं, कोई ऐसा कैदी है जिसमें कोई सुधार की संभावना नहीं, वो भी अपने थॉट शेयर कर रहा है और अलग अलग जगह से उसे थॉट्स मिल रहे हैं, ऐसी जगह में तो ऐसे में स्थिति में क्या होगा कि वह भी वैसा ही कुछ सोचने लग जाएगा। ये एक चिंता का विषय लगता है मनोवैज्ञानिकों को, कुछ विद्वानों को। इसके अलावा और भी बहुत मामले हैं, जैसे ओपन जेलों में 90% कम कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, यानी कि लोग वहां कम चाहिए, जैसे मैंने क्या सशस्त्र गार्ड कम चाहिए, ज्यादा देखरेख की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या है, स्टाफ की कमी भी तो है, बंद जेलों में स्टाफ की कमी पुनः तैनाती करना कठिन हो जाता है। ठीक है, देखिए हालांकि कम कर्मचारी चाहिए, लेकिन जो कर्मचारी चाहिए उनका नेचर थोड़ा अलग है, तो उनकी उपलब्धता भी मुश्किल हो जाती है कभी कभी, और समय के साथ चूंकि संख्या बढ़ रही है तो वो भी मुश्किल पड़ रहा है। तो यहाँ पे लाभ हानि दोनों इसके देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कुछ रोजगार से हैं, जैसे कैदियों को रोजगार खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है ओपन जेल, क्योंकि उन्हें मौका मिलता है, एक खास समय तक जाना होता है और जल्दी आना होता है, ऐसा नहीं कि वो रात भी कहीं बाहर ही काट रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता है। और देखिए कई ओपन जेलों के दूर दराज के स्थानों के कारण स्थानीय रोजगार नहीं मिलते हैं, दिक्कत ये तो है। मान लीजिए रोजगार के लिए मौका तो मिलेगा, अब कोई ऐसी ओपन जेल है जो काफी दूर है, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई 4-5 दिन के लिए बाहर चला जाएगा, उसे एक खास समय में शाम तक आना होगा अटेंडेंस के पहले, और अगर वो काफी दूर दराज इलाके में तो रोजगार मिलेगा कहां से उसको। फिर उसके बाद देखिए सामाजिकरण, समाज से वह जुड़ा रहेगा, अंतःक्रिया दुनिया के साथ समाज के साथ उसकी बनी रहेगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि कई राज्यों में जो महिला कैदी हैं उनके लिए कोई ओपन जेल ही नहीं है, तो इस स्थिति में समाज से जुड़ने के लिए तो ओपन जेल अच्छा है, लेकिन महिलाओं को लेकर के ओपन जेल है ही नहीं, तो महिलाओं को भी तो समाज से जोड़ना है कि वो नॉर्मल जेल में ही रहेंगी, उनके लिए भी ओपन जेल होना चाहिए। ये सारी समस्याएं हैं। चलिए अब आज हम अगला जो हमारा इसमें बात करने वाले हैं टॉपिक है ओपन जेल के बाद, वह है आरक्षण पर, और किस पे, महिला आरक्षण पर।
महिला आरक्षण पर हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में राजस्थान की सरकार ने राजस्थान के पुलिस विभाग में महिला आरक्षण को बढ़ाकर कितना कर दिया है। राजस्थान में महिला आरक्षण हो गया है 33%। किसमें? पुलिस विभाग में। तो अब महिला आरक्षण पर हम एक बड़ा कानून है उसके बारे में जान ले, काफी चर्चा में है, नारी वंदन अधिनियम जिसको कहा जाता है, और 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 जिसके माध्यम से महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। 33% आरक्षण की व्यवस्था हुई है, लेकिन हुई कहां है ये जगह पता होना चाहिए। सिर्फ इससे नहीं कि 33% महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए कानून आया है, कहां कहां पे यह कानून है। लोकसभा के लिए, राज्य विधानसभाओं के लिए, और महिलाओं को यहीं पर मिलेगी 1/3 सीटें। इस आरक्षण कानून के आधार पर यही जगह है, लोकसभा और राज्य विधानसभा। अब यहां पे देखिए, यह जो आरक्षण है इसके पीछे की कुछ बातें जानना जरूरी है, पृष्ठभूमि जानना जरूरी है। जैसे कि इसके पहले भी विधेयक आए हैं आरक्षण को लेकर के, महिला आरक्षण को 1996 में आया, 98 में आया, 2009, 10, 14 में आया, लेकिन वह विधेयक जो था अधिनियम नहीं बन पाया, यानी कि बिल जो था वह एक्ट नहीं बन पाया। कुछ समितियां भी आई महिलाओं के हित से संबंधित या महिलाओं के आरक्षण से संबंधित, जैसे कि भारत महिलाओं की स्थिति पर समिति 1971, मार्गरेट अल्वा की अध्यक्षता वाली समिति 1987, गीता मुखर्जी समिति 1996, और आखिरी महिलाओं की स्थिति पर समिति 2013। और भी आई हैं, लेकिन ये प्रमुख है। अब यहां पे देखिए, यह जो आरक्षण है महिलाओं के लिए, ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय तक के लिए, हमेशा के लिए, 15 वर्ष के लिए आया है, लेकिन आप खुद सोचिए कि आरक्षण की व्यवस्था एक बार पहले भी आई थी 10 वर्ष के लिए, और उसके बाद वो सीमा बढ़ गई इन्हीं जगहों पर। अब इन्हीं जगहों पर महिलाओं के लिए आरक्षण आए हैं, तो हो सकता है चीजें बाद में बढ़ जाएं, यानी कि सरकार ही बढ़ा दे संविधान संशोधन के माध्यम से। फिलहाल के लिए, अभी लगातार पूरे समय के लिए नहीं है, एक सीमित समय के लिए है। अब देखिए, आरक्षण ऐसा नहीं कि भारत में और पहले कहीं नहीं था। अगर आप देखें तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन आया, और 1993 में 74वां संविधान संशोधन आया, और इनके माध्यम से, यानी कि 92 वाले 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में क्या किया गया, आरक्षण लाया गया। महिलाओं के लिए 1/3 सीट, महिलाओं के लिए 1/3, 1/3 कुल सीटों में, ठीक है, 100 सीटों में, यानी कि 33 सीट तो महिलाओं के लिए। अब यहां पे देखिए, 74वां संविधान संशोधन जो था वह शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीट के आरक्षण की व्यवस्था करता है। तो हम देखें तो जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं, वहां पे 1/3 आरक्षण तो पहले ही आ गया था 1992 और 93 में, 73 और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो अब जो आया है वह आया विधानसभा में और लोकसभा में। तो ये अब देखिए, हम जो सत्ता के सबसे निचले स्तर से लेके ऊपर के स्तर तक आ गए हैं आरक्षण को लेके, महिलाओं को लिए। तो यहाँ पे जो यह अधिनियम आया है आरक्षण का, इसमें क्या क्या देखिए प्रमुख बातें हैं जो जानना जरूरी है। ये पिछले साल का अधिनियम है, लेकिन चूंकि आरक्षण, महिला आरक्षण आ गया सामने, तो ये जानना एक बार जरूरी है कि अनुच्छेद 330(1) में 330A है, लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 332A है, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करता है। और 239AA है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण। तो लोकसभा, विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में महिलाओं के लिए आरक्षण, ठीक है, इन तीनों जगहों पर विधानसभा की बात हो रही है आरक्षण। अब उसके बाद लोकसभा में तो दिल्ली आ ही गया, विधानसभा में जो दिल्ली का है उसके लिए 239AA है। 334A क्या है, आरक्षण परिसीमन और जनगणना होने के बाद प्रभावी होगा। अब ये देखिए, 334A क्या कहता है, आरक्षण होगा परिसीमन और जनगणना होने के बाद। अब इस पेज को समझिए, आरक्षण अभी लागू नहीं हुआ है, आरक्षण कानून आ गया है, बिल अधिनियम बन चुका है, लागू नहीं हुआ है महिला आरक्षण, क्योंकि वह ये कहता है 334 से, जब आरक्षण तब लागू होगा जब परिसीमन और जनगणना हो जाएगी। जनगणना अभी हुई नहीं है, 2021 में जो जनगणना होनी थी अभी तक नहीं हुई है। अब मान लीजिए परिसीमन की बात कर लें, परिसीमन जो है अभी 1976 वाला चल रहा है, जो 1971 की जनगणना के आधार पर है। परिसीमन होता क्या है, परिसीमन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कई बार। परिसीमन से यह तय होता है कि हर वोट की वैल्यू बराबर बनी रहे। वो कैसी रहेगी, जो हर विधानसभा क्षेत्र हैं उनको इस अनुपात में डिसाइड किया जाए कि इतना क्षेत्र विधानसभा का ये होगा, इतना लोकसभा का क्षेत्र, इतना लोकसभा का क्षेत्र ये होगा, जिससे वह एक दूरी ज्यादा ना बने। जनसंख्या के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में, निर्वाचन क्षेत्रों में
कहीं पे जनसंख्या ज्यादा बहुत हो, कहीं पे बहुत कम हो, तो आपस में वोट की वैल्यू आप देखेंगे तो कहीं पे कम और ज्यादा फिर ऐसे में दिखाई देगी। तो वोट की वैल्यू बनाए रखने के लिए विधानसभा क्षेत्रों का, सीटों का, इन सब का परिसीमन हो के आधार पर तय होता है कि क्या स्थिति होगी, क्या संख्या होगी। तो यह 2026 तक के लिए तो टाल दी गई थी, और अभी जो हो रही है 1971 की जनगणना के आधार पर जो आखिरी परिसीमन या संख्या डिसाइड हुई थी वो हुई थी। तो संख्या डिसाइड करनी है, जो क्षेत्र हैं उनका पुनर्गठन भी अगर करना पड़ सकता है वोट की वैल्यू बनाए रखने के लिए, तो वह परिसीमन होगा जनसंख्या के बाद। तो जनसंख्या अभी हुई नहीं है, 2021 वाली होनी थी। अब मान लीजिए 2021 वाली अब 26 में पर तक परिसीमन रुका हुआ है। जो 2001 का संशोधन अधिनियम था उसके आधार पर यह तय हुआ था कि 26 तक ही, यानी कि 26 है उसके बाद ही हो पाएगा, 26 तक के लिए रोक दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा मामला? ऐसी स्थिति में यह मामला बनता है कि अगली जनगणना का भी इंतजार है। मान लीजिए 21 वाली जनगणना 25-26 में कभी हो जाए, 27 में हो जाए, तो उसके बाद फिर परिसीमन होगा। अब मान लीजिए अगर ना हो तो जनगणना 2031 में हो, तो फिर ऐसी स्थिति में फिर आगे देखना पड़ जाएगा, फिर परिसीमन आगे होगा। लेकिन मान लीजिए अगर पहले ही हो जाता है तो पहले ही हो जाएगा, और पहले ही परिसीमन अगर हो जाएगा तो 2029 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें महिला आरक्षण लागू रहेगा। लेकिन इसके पहले परिसीमन हो जाना चाहिए, बिना परिसीमन हुए आरक्षण लागू नहीं होगा। और यहां पे स्पष्ट लिखा है कि आरक्षण परिसीमन और जनगणना होने के बाद प्रभावी होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीजें आगे टल सकती हैं, फिर उसके बाद आने वाले समय के लिए 15 वर्ष की अवधि तक ये काम करने वाली हैं। स्पष्ट हो गया। फिर आरक्षित सीटों का रोटेशन देखिए, ये भी होगा हर परिसीमन के बाद। आगे चल के परिसीमन होता रहेगा और परिसीमन के बाद सीटों का रोटेशन होता रहेगा, क्योंकि 1/3 सीट पर एक ही जगह से हर बार चुनाव नहीं होगा, बदल बदल के होगा। तो 15 वर्ष में आप देखें तो 1/1/3 करते करते सारी सीटों से महिलाओं को आरक्षण एक बार मिल चुका होगा तब तक में। स्पष्ट हो गई बात। चलिए अब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुनिया को दिखाया। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का अपना एक ध्वज होगा, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह दिखाया है। और क्यों दिखाया है? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की 75 वर्ष 2024 में पूरे हो गए। 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, तो 50 वाला साल भी काउंट करेंगे, और 2024 तक आते आते यह 75 वर्ष की बात हो गई। ठीक है, 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। तो अब किया किसने? मैंने आपको बता दिया है, द्रौपदी मुर्मू ने किया है। अब यहां ध्वज में क्या क्या चीजें हैं ये भी तो पूछा जा सकता है, जैसे कि अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय भवन और भारत के संविधान की पुस्तक, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए एक बार ये देख लीजिए, यहां पे आप देखेंगे तो अशोक चक्र दिखेगा, सर्वोच्च न्यायालय दिखेगा, भारत के संविधान की पुस्तक दिखेगी। इसके अलावा भी कुछ चीजें आपको दिख रही हैं। देखिए यहाँ पे और भी कुछ चीजें यहाँ नहीं लिखी हैं, यहाँ देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय और यतो धर्मस्ततो जया। तो यहाँ पे आप देखें पे लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, और यहाँ पे देखिए यतो धर्मस्ततो न जया देवनागरी लिपि में लिखा है। तो यतो धर्मस्ततो जय का मतलब क्या है? जहां धर्म है वहीं विजय है, धर्म जहां है वहां विजय है। यानी कि यह जो यतो धर्मस्ततो जय है ये कहां से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। यहाँ पे धर्म का संबंध क्या है? इंसान की जो जिम्मेदारियां होती हैं, जो जिसके लिए वह उत्तरदायी होता है। जैसे एक डॉक्टर का धर्म क्या है? एक डॉक्टर का धर्म है चिकित्सा करना, चिकित्सा सेवा देना। एक न्यायपालिका का धर्म क्या है? न्याय करना। तो न्याय के लिए अगर वो सही तरीके से न्याय करेगी तो वहीं पर उसकी विजय है, यानी कि वहीं पर उसके लिए बेहतर है। तो ऐसी स्थिति में पूछा जा सकता है इस नक्शे के बारे में, ध्वज के बारे में, कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के ध्वज के बारे में बताइए कि क्या है, क्या नहीं है, क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा है, या तो धर्मस्ततो जया लिखा है, सुप्रीम कोर्ट है, अशोक चक्र है, भारत का संविधान की पुस्तक है, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा 75 वर्ष सुप्रीम कोर्ट के हो गए थे, तो उसके लिए एक स्मरण के तौर पर स्मारक टिकट जारी किया गया है, डाक टिकट जारी किया गया है। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें जो थी, जो हम इस हफ्ते में पॉलिटिक्स के बारे में जानना जरूरी था और हमें बताना जरूरी था, तो हमने आपको बताया। अब एक कुछ सवाल भी देख लेते हैं जो आपके लिए हैं, टेस्ट की तरह आप समझिएगा और हर एक सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए पहला वाला सवाल देखिए, सवाल नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्य के पुलिस विभाग में आरक्षण को 33% तक बढ़ा दिया गया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार? सही जवाब क्या है? सही जवाब है, आप बताएंगे ना, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो सारे सवालों का जवाब बताइएगा। पहला सवाल है और उसका जवाब, फिर उसके बाद
अब दूसरा सवाल देखिए, अपराजिता कानून किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात। सवाल नंबर 2 है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। फिर उसके बाद सवाल नंबर 3 आपके सामने आता है, भारत के किस राज्य में विदेशी अधिकरण अर्धन्यायिक निकाय है? असम, त्रिपुरा, नागालैंड या पंजाब। उसके बाद है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है? 20, 33, 50 या 25। ये सवाल नंबर कौन सा है? देखिए 3 के बाद आ गया आपका 4, तो 4 नंबर सवाल का जवाब क्या है वो बताना है। अब उसके बाद आगे आ जाइए। चलिए आज इतने ही सवाल थे, तो हर सवाल और सवाल के साथ उसका जवाब क्या है ABCD, ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।